हेलो जी। की हालचाल। आई होप गाइस आप एकदम स्वस्थ मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो और आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों ऑलरेडी हमारी सीएफ की रिवीजन तो चल ही रही है, बट उसके साथ साथ आपको पता रहेगा सीआर की भी कुछ रिविजन्स हम लोगों को डेफिनेटली करनी है। बिकॉज ये भी जो सब्जेक्ट है ना भैया, ये सब्जेक्ट के अंदर भी हिस्से बटे हुए। ऑलरेडी आईबीसी की रिवीजन आपकी दीप सर ले ही रहे हैं। इसके साथ साथ वी हैव इन दिस सब्जेक्ट दैट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वाला पार्ट एकदम डिटेल में हम लोग यूट्यूब में उसको अपलोड करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो सारे सम्स करके जाना। आज हम लोग जो रिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट है वो चैप्टर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। सामने आपको एक नोट्स दिखता रहेगा। ये नोट्स हमको कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, आप वहां पर जाके इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। हम लोग तेजी से सारे के सारे टॉपिक्स को छूते हुए चलेंगे, जिससे आपका इन डिटेल पूरा रिवीजन हो जाए कि भाई मेरे को रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या चाहिए होता है। रिस्ट्रक्चरिंग वाले पेपर में सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड आईबीसी है। अगर आप मुझे पूछो कि मुझे कौन से अच्छी पकड़ बनानी चाहिए, तो आईबीसी, वैल्यूएशन, सीआर, इस टेक्निक से आपको पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स फैच होगा इस पेपर के अंदर। ये पेपर जो आता है सीआर का, स्पेशली अगर मैं बात करूं, दे टेंड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जो अगर आप देखोगे दैट विल बी रिलेटेड टू कमेंट बेस्ड। थोड़ा कमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने की थोड़ी ज़्यादा आदत है इंस्टीट्यूट को, तो आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करनी है। पीवाईक्यूज देखे बिना सीआर का जाना ही नहीं। टॉपिक बड़ा सिंपल है। सीआर अगर आप देखोगे तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के आसपास पूरा घूमता है, बट सर इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ ब्रॉड बेस की अगर मैं बात करूँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीआर। सीआर के बाद बायबैक, बायबैक के बाद आपका रिडक्शन, फिर टेक ओवर, ऐसे करते 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 भैया हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में हमने हर चीज को डिस्कस करा है। दिस इज रेलेवेंट फॉर दिसंबर 25। और अगर आप जून का एग्जाम दे रहे हो या आप कोई टॉपिक भूल गए हो, तो भी ये वीडियो देख सकते हो। हालांकि जून के लिए अलग से वीडियो आएगी और उनके रिवीजन नोट्स थोड़े से अलग होंगे, बिकॉज लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स हर बारी हम अलग बनाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वी आर स्टार्टिंग अप विद द सब्जेक्ट कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, हम रीस्ट्रक्चरिंग सब्जेक्ट से पूरा पूरा शुरू करें, डिटेल में बात करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले तो भैया अगर कोई ये सेल्फ स्टडी कर रहा है और सेल्फ स्टडी करते वक्त उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता सब्जेक्ट को पढ़ते कैसे, ये वीडियोस देखते रहो। आपको सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग वोचिंग लगाई नहीं थी, तो आपका काम तब भी बन जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर देख रहे हो तो और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भैया हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं सीआर। सीआर का मतलब क्या हुआ सर? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बट जब भी मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलता हूं, आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, सर जी नाम में काम छुपा हुआ है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट भैया मतलब भैया कंपनी। और अगर मैं बात करूं रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है बदलाव, चेंज। इसका मतलब है व्हाट इज सीआर? सीआर एक ऐसा तकनीक है, एक ऐसा प्रोसेस है वेर बाय यू आर सिग्निफिकेंटली चेंजिंग द बिजनेस का मॉडल, बिजनेस का टेक्निक, बिजनेस का मैनेजमेंट। भैया आप कंपनी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हो जिससे कंपनी के अंदर वैल्यू आए, वैल्यू इंक्रीज होए। अब वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा बेटा जी? वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे मैंने बोला, आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर करा लो, आप बिजनेस मॉडल को भैया जी आगे बढ़ा दो। तो आप बिजनेस मॉडल को भी ठीक कर दो, आप मैनेजमेंट चेंज कर दो। ये सारी की सारी चीजें जो तुमको मैं बता रहा हूं, सारी की सारी चीजें रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर ही आती है। सर व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग? रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स रीअरेंजिंग, चेंजिंग। ये आप जो भी चेंज करोगे, हेरा फेरी करोगे कंपनी के अंदर या बाहर की तरफ भी, ये सारी चीजें हम इसीलिए करते हैं फ्रेंड्स, सो दैट हम कंपनी को होलिस्टिक ग्रोथ दे पाए और जो हमारा शेयर होल्डर है उनका वैल्यू क्रिएट कर पाए, वैल्यू एडिशन कर पाए। So long story short, what is CR? CR is a process where you significantly change company's structure, maybe company's business model, maybe company's team management. आप ये एकदम सीरियसली करते हो ना। whenever you do all this stuff, जब भी आप ये सारी चीजें करते हो, तो आपके दिमाग में एक बात फिट हो जानी चाहिए, जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो फोकस करता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ना। कौन सी ग्रोथ की बोल रहा हूं मैं?
इनऑर्गेनिक ग्रोथ। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वेरी सिंपल, जब भी तुम रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त आपके दिमाग में एक बात फिट होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट यू नो, कि जो ग्रोथ होती है ना वो दो टाइप की होती है। जो ग्रोथ होती है ना वो दो टाइप की होती है। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। क्या रिपीट करोगे मेरे पीछे पीछे? द ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। जब मैं बोलता हूं ऑर्गेनिक, मेरी बात सुनना, जब मैं बोलता हूं ऑर्गेनिक, जब भी मेरी बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो रही है भैया? ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट का ही नोट्स है भैया। जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इसको हमने क्लासरूम में डिटेल में लिखवाया था, तो उसने हमको पीडीएफ भेजी है। तो भैया ऑर्गेनिक ग्रोथ जब मैं बोलता हूं तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का बेसिक मतलब क्या होता है सर? ऑर्गेनिक का बेसिक मतलब होता है आप कंपनी के अंदर प्रॉफिट जनरेट करते हो, प्रॉफिट जनरेट कर लेने के बाद फिर आप बिजनेस को वहीं से आगे बढ़ाते हो। ये ओल्ड प्रिमिटिव टेक्निक हो गया, जहां पर कंपनी अपने अंदर के प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करती थी, रिजर्व का इस्तेमाल करती थी, फिर कंपनी के अंदर चेंजेस करती थी, मॉडल को आगे बढ़ाती थी। बट फ्रेंड्स आजकल नया जमाना है, आजकल हमारा फोकस है भैया इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ? वो दिन गए बेटा जहां पर आप कंपनी के प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करके कंपनी को ग्रो करोगे। आज एक नया काल, एक नया युग है, जहां पर हम बना बनाया बिजनेस सेटअप को उठा लेते हैं, जिससे हम लोग जो बिजनेस को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने में जो टाइम लगता था ना, वो तुरंत कट डाउन कर सकते हैं। से एग्जांपल देख लो, वेरांडा एंटरप्राइज जो जेकेशा क्लासेस की पेरेंट कंपनी है, रातों रात बेटा वेरेंटा कंपनी बहुत ही बड़े सेगमेंट में, एडटेक सेगमेंट में एक बहुत बड़ी प्लेयर बन जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी सिंपल, बिकॉज दे डिड एक्चुअली कैपिटल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के साथ साथ दे हैव फोकस्ड इन इनऑर्गेनिक ग्रोथ। कंपनी को अक्वायर कर लेना, अमालगमेट करना, मर्ज करना, ये कुछ ऐसी टेक्निक होती है फ्रेंड जिससे आप कंपनी को तेजी से ग्रो कर सकते हो। अगर मैं अपने इंटरनल प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करके कंपनी को अगर ग्रो करूं, इट विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम। बट सर ऑब्वियसली बात है, अगर बिजनेस को इनऑर्गेनिकली मैंने ग्रो किया हुआ है, मेरा ग्रोथ फास्ट होगा एज कंपेयर टू वन जो ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, अब अगर तुमको सीआर करना ही है ना, तो स्ट्रेटेजिक टूल जो होती है ना, स्ट्रेटेजिक टूल जो आप कंपनी को इस्तेमाल करते हुए करते हो ना, अब ग्रोथ करते हो ना, सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि हम लोगों को इन्वेस्टर का जो मोटिवेशन है वो बूस्ट करना है, इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है। एंड फ्रेंड्स, मर्जर, अमालगमेशन, बाय बैक, कैपिटल रिडक्शन, आप जब भी ऐसा कुछ भी करोगे, यू विल ऑलवेज सी वेल्थ क्रिएशन आएगा ही, अगर आपने टोटली अच्छे से प्लान किया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप रिस्ट्रक्चरिंग करोगे, रिस्ट्रक्चरिंग कुछ चीजों पे फोकस करेगा, लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि आप आपके बिजनेस को अच्छा रेट वाइज भी ध्यान दे पाओगे। यानी सर, अगर आप कोई कभी भी खर्चा वर्चा करने वाले हो, पैसे वैसे लगने वाले थे, तो समझो तुमको माल बनाना है, तुमको तुमको पानी का बॉटल बनाना है। अगर तुमको पानी को बॉटल बनाने को ज्यादा पैसे लगते थे, 10 पैसे लगते थे, 20 पैसे लगते थे, आज मर्जर अमालगमेशन करने पे आप ये 5 पैसा 2 पैसा में कर सकते हो। व्हाट इज दिस? जब भी बेटा आप कंपनी में कैपेसिटी ऐड करोगे, तो देयर विल बी एन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन यू विल मेक योर कंपनी विथ टू फाइट विद द ग्लोबल जाइंट। आप ग्लोबल कंपेटिटिव बढ़ाओगे, बिकॉज आप रिस्ट्रक्चरिंग करके बिजनेस को बहुत ही उमदा तरीके से ग्रो करोगे। देन यू हैव वन मोर टेक्निक भैया, जहां से आप ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करोगे। ऑपरेशनल कॉस्ट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा अगर बिजनेस को क्या चाहिए और आपको कौन से पार्टनर की जरूरत है, अगर उसको ही आपने एक्वायर कर लिया या उसको अमालगेमेट कर दिया बिजनेस में, तो भैया आपका बिजनेस जोरों से बढ़ेगा। ठीक है भैया, नीड एंड स्कोप याद रखना, नीड एंड स्कोप इंपॉर्टेंट है। इसकी कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये ऑलरेडी इसकी शॉर्टकट बनी हुई है। बट लेट्स डिस्कस डिटेल में कि भैया जो रीस्ट्रक्चरिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग के अलग अलग टाइप क्या होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप क्या होती है? एफ एम ओ टी, इसके टाइप क्या है सर? अलग अलग टाइप है। एफ एम ओ टी, एफ फॉर फाइनेंशियल, एम फॉर मार्केट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। M for financial, sorry, F for financial, M for market, O for organizational and T for technology। ठीक है, F for financial, M for market, O for organizational, T for technology।
F फॉर फाइनेंशियल, M फॉर मार्केट, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, T फॉर टेक्नोलॉजी। सर वापस से बोलोगे सर, रिस्ट्रक्चरिंग के 4 अलग-अलग टाइप है, एक फाइनेंशियल, एक मार्केट है, एक ऑर्गेनाइजेशनल है और एक टेक्नोलॉजी है। व्हेनेवर आई से फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का बेसिक मतलब क्या हो बेटा? फाइनेंशियल के अंदर आप कंपनी को रिस्ट्रक्चर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल नीड्स। जैसे-जैसे कंपनी की कैपिटल नीड्स होगी, आप उस तरीके से नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करोगे पैसा उठा करके। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, दैट मीन्स माय कोर फोकस इन इज टू प्ले विद द फाइनेंस, इज टू प्ले विद द नंबर्स। नाउ व्हेनेवर आई से मार्केट, ठीक है, अब मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग का सीधा मतलब क्या है बेटा? आप ये डिसीजन लेते हो एंड यू टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है, कि भैया तुम्हारा कंपनी का प्रोडक्ट कौन से मार्केट में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, सीधी बात। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली एन इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। आप अंदरूनी कंपनी के अंदर हायरार्की चेंज करो, प्रोसेस चेंज करो, स्ट्रक्चर चेंज करो, जिससे तुम्हारा एम्प्लॉय मोटिवेटेडली काम करेगा और तुम्हारे कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ को लाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल पार्ट। द टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली वे आर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। द कंपनी ये तब ले पाती जब अल्टीमेटली पैसा होती है, बट जब धीरे धीरे कंपनी को चेंज की जरूरत पड़ती है तो कंपनी नया टेक्नोलॉजी ऐड ऑन कर लेती है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जूम लिखा है। ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब हम लोग जेके शाह क्लासेस एज अ होल हम लोग पूरा ऑनलाइन गए थे, व्हाट वी स्टार्टेड यूजिंग जूम। अब जूम क्या था? जूम वो हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन था, हमने उसको अडॉप्ट किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी हैव टोटल 4 टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग जिसको हमको हमारे दिमाग में डाल के रखना है। एक है फाइनेंशियल, दूसरा है मार्केट, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है टेक्नोलॉजिकल। फाइनेंशियल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजी। ये ऐसी 4 बातें हैं जिस 4 बातों के बिना पर आपका पूरा स्तंभ, आपका पूरा बेसिस बना हुआ है। बढ़िया वाली बात है। तो ये 4 चीज है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग में 4 ऐसी बातें: फाइनेंशियल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजिकल। फाइनेंशियल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजिकल। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्ट्रक्चरिंग। जैसे मैंने आपको बताया, देर आर 2 भिन्न भिन्न प्रकार के रिस्ट्रक्चरिंग है। एक है इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा है एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग। ना व्हेनेवर योर कंपनी वांट टू डू रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनली, आप क्या करोगे बेटा? आप इंटरनली रिस्ट्रक्चरिंग करोगे ना। व्हेनेवर ऐसे इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, देयर आर 3 थिंग्स दैट यू कैन डू इंटरनली। एक तो यहाँ पे लिखा नहीं, बट मैं तुमको बोल देता हूँ, दैट इज आप कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ला सकते हो। ये भी एक टाइप का इंटरनली होता है बेटा। जब आप कंपनी के अंदर हायरार्की, आप कंपनी के अंदर कुछ अंदर के मैनेजमेंट टीम को चेंज करते हो, सो दैट ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे काम किया जाए। बट लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ सर जी? इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का सीधा और साधा मतलब ये होता है कि आप कंपनी के इंटरनली कुछ चीज़ों को ठीक ठाक करते हो, इंटरनली चीज़ों को टच करते हो, जिससे तुम्हारे कंपनी को अच्छा फ्लो हो जाए। सबसे पहला भैया, कैपिटल रिडक्शन, इंटरनल तरीका। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इंटरनल तरीका। बायबैक, इंटरनल तरीका। सो कैपिटल रिडक्शन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक। कैपिटल रिडक्शन, शेयर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक। Capital reduction, share alteration of share capital, buyback. These are the 3 techniques what you can use it to restructure your company internally. But on the other hand, अगर मैं external restructuring की बात करूँ, we have 3 important ways to do that. Number is merger amalgamation, demerger, acquisition. Merger amalgamation, demerger, acquisition. Now whenever I say acquisition, अगर आप असेट्स को एक्वायर कर रहे हो, यू विल फॉलो कंपनीज एक्ट का 230 to 240। बट अगर तुम एक्विजिशन करोगे और तुम लिस्टेड कंपनी का वोटिंग राइट्स या शेयर अक्वायर या कंट्रोल अक्वायर करना चाहते हो, देन तुमको SAST फॉलो करना पड़ेगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बात करूं, रिस्ट्रक्चरिंग 2 टाइप का हुआ, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में 3 चीजें हैं: कैपिटल रिडक्शन, बायबैक, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, मर्जर अमाल्गमेशन, डीमर्जर, एक्विजिशन। अब एक्विजिशन में अगर तुम एसेट एक्वायर कर रहे हो, फॉलो सेक्शन 230 to 240। और अगर तुम लोग SAST फॉलो करने वाले हो तो भैया आपको तब SAST फॉलो करना है व्हेन यू विल एक्वायर वोटिंग राइट, शेयर्स एंड कंट्रोल। ठीक बात है। तो भैया ये तुम्हारे सामने हमने फुल फॉर्म भी लिख के रखा हुआ है, आप लोग आराम से फुल फॉर्म को डेफिनेटली एग्जाम के अंदर लिखना, वरना हालत खराब हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क। अगर आज तुमको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो भाई साहब ये जो 15, 16, 18 लॉज है ये पता होना चाहिए।
आपको कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए, आपको एनसीएलटी रूल्स पता होना चाहिए, आपको कंपटीशन एक्ट पता होना चाहिए, स्टैम्प लॉज, फेमा, एफडीआई, सेबी एलओडीआर, आपको इनकम टैक्स, आईडीटी कस्टम्स लॉज, आईडीटी में कस्टम्स स्पेसिफिकली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर यूएस गैप, सेबी आईसीडीआर, सेबी एसएसटी, ये सारे के सारे प्रोविजन अगर आपको पता रहेंगे तो ही आप एग्जीक्यूशन वाइज अच्छा कर पाओगे. And that is where we have to understand that this chapter is basically focusing on types of CR. सर इसका मतलब आपके पास कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के रिस्ट्रक्चरिंग है. भिन्न भिन्न प्रकार के लिए सबसे पहला हम लोग चालू करने वाले हैं मर्जर. अब व्हाट इज मर्जर? मर्जर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू वन. मर्जर मीन्स वे यू कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटी इनटू वन. बट अगर तुम देखोगे इसी में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो उसमें अमालगमेशन भी आ जाता है. ठीक है, अब बेटा जी अमालगमेशन जो है ना वो उसकी डेफिनेशन जो डिफाइन करी है वो इनकम टैक्स में करके रखी है, दैट इज सेक्शन 2(1)(b). उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि भाई किस किस तरीके से आप लोग अमालगमेशन कहोगे. अब अमालगमेशन में तीन चीजें आइडेंटिफाई करा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट ने. इनकम टैक्स एक्ट ने तीन चीजें आइडेंटिफाई करा हुआ है. नंबर वन, merger of one company with another. Merger of one company into another. If you say example, बेटा बी कंपनी ए कंपनी के अंदर चला जा रहा है, ये अमालगमेशन बोला जाएगा. अच्छा, फिर लिखा मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी विद द वन. अरे देखो ना बेटा, ए बीच में है, बी छोटी कंपनी है, सी छोटी कंपनी है, ए के अंदर घुस गई तो ये भी तो हुआ, यानी एक कंपनी दूसरे में घुस गई, दो कंपनी एक बड़ी कंपनी में घुस गई. एंड लास्ट में मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी. आई ला, हमने क्या किया, दो कंपनी को इकट्ठे किया, हमने एक्चुअली उनका मेन बिजनेस बंद कर दिया, बंद करके वही पूरा एसेट, वही एम्प्लॉय, वही लोगों को एक नए कंपनी में ट्रांसफर कर दिया. तो बेटा ये सारी जो चीजें होती है इसको हम लोग अमालगमेशन को बोल रहे हैं. अमालगमेशन कहाँ डिफाइंड है भैया? सेक्शन 2(1)(b) में डिफाइंड है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जहां पर बोल रहा है मर्जर ऑफ वन विद अनदर. सेकेंड, मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू वन. या तो दोनों कंपनी को आप एक नया कंपनी बनाने में, मतलब आप एक नया कंपनी बनाते हो, जैसे कि मैंने थर्ड वाले का एग्जांपल, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये दोनों को आप लोग क्या करते हो, ए कंपनी बी कंपनी, इन दोनों को बंद करते हो, इसके सारे असेट्स, लाइबिलिटी, डूज डोंट्स, बैड वैड, सब 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 जो भी है ये कंपनी सी को ट्रांसफर करते हो. कंपनी सी नहीं, कंपनी ए बी को दे देते हो. कंपनी ए बी एक नया कंपनी है. ऑन द अदर एंड में सेकंड वाले का एग्जांपल तो ए है, ये बी कंपनी है, सी कंपनी है, ये दोनों इसके अंदर घुस जा रही है. तो ये सब एक टाइप ऑफ बेटा अमालगमेशन माना जा रहा है. लेट्स टॉक अबाउट दी भैया मर्जर. मर्जर के भैया भी तीन टाइप हमने डिस्कस करने. एक है कोजेनेरिक, कॉन्ग्लोमरेट, रिवर्स मर्जर. क्या बोले? कोजेनेरिक, कॉन्ग्लोमरेट, रिवर्स मर्जर. अब कोजेनेरिक के अंदर भैया दो है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्ग्लोमरेट रिवर्स मर्जर. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्ग्लोमरेट रिवर्स मर्जर. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्ग्लोमरेट रिवर्स मर्जर. मैं जब भी बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्ग्लोमरेट रिवर्स मर्जर, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग फर्स्ट ऑफ कोजेनेरिक. कोजेनेरिक मीन्स दोज टाइप ऑफ बिजनेस जहां पर आप अमालगमेट करते हो जो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाती है या सेम इंडस्ट्री में काम करती है. यानी कंपनी आइडेंटिकल या कंपनी सेम इंडस्ट्री में जब वर्क करती है, जब उसका मर्जर अमालगमेशन होता है तब बेटा उसको हम लोग कोजेनेरिक बोलते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, सीधी बात है, बीबी वर्चुअल्स, जेके शाह क्लासेस ने बीबी वर्चुअल्स को एक्वायर कर लिया था बेटा. व्हाट वाज दैट? दिस वाज नथिंग बट अ कोजेनेरिक ट्रांजैक्शन, यानी दोनों कंपनी सेम बिजनेस में काम करती है. हालांकि जेके शाह क्लासेस ने एक्वायर नहीं किया था, हमारी जो पेरेंट कंपनी है वेरांडा लर्निंग सोल्यूशन लिमिटेड, उनकी एक सब्सिडरी है, दैट इज वेरांडा एक्सेल लर्निंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. ये कंपनी ने फिर बीबी वर्चुअल को एक्वायर किया था. कहने का अर्थात मतलब यह है, देखो हमने भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने अंदर कितने रिस्ट्रक्चरिंग करके रखी है. अब जब वेरांडा ने बेटा बीबी वर्चुअल्स को एक्वायर किया, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल. जेके शाह क्लासेस इन जनरल इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कैपिटल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. हमने सबसे पहले एक्विजिशन हुआ, दैट इज जेके शाह क्लासेस वाज एक्वायर्ड बाय वेरांडा, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. नंबर 2, it got amalgamated. JK Shah classes amalgamated into Veranda Excel. Third, now they are planning to demerge. You see, every topic which is there in corporate restructuring, it is been done in JK Shah classes. But खैर, हम टॉपिक के साथ साथ हम प्रैक्टिकली भी वो कर रहे हैं. तो
को जेनेरिक का बेसिक मतलब ये होता है भैया, को जेनेरिक का मतलब है जब आप आइडेंटिकल सेम लाइन सेम इंडस्ट्री के बिजनेस को जब एक्वायर करते हो, उसको हम लोग को जेनेरिक कहते हैं। अब को जेनेरिक हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, को जेनेरिक वर्टिकल भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंग्लोमरेट? कंग्लोमरेट का सीधा मतलब ये होता है बेटा जी, जहां पर आप बिजनेस उठा रहे हो जो अनरिलेटेड बिजनेस है। एंड रिवर्स मर्जर क्या होता है? अब रिवर्स मर्जर के 3 से 4 मतलब है, जब रिवर्स मर्जर डिटेल में भी बताऊंगा तब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब क्या है सर? हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब है ऐसा मर्जर जब 2 या 2 से ज्यादा अधिक कंपनी आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाती हो या सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हो जो एक दूसरे से कंपीट करती हो। जैसे कि बेटा मैं बोलता हूं कि ये एक ऐसा टाइप का मर्जर है जहां पर हम लोग कंपटीशन को ही बाय कर लेते हैं, हम कंपटीशन के साथ ही अमालगमेशन करते हैं, हम रिश्ते जो जोड़ रहे वो हमारे कॉम्पिटिटर के साथ ही जोड़ रहे हैं। जहां पे बेटा एग्जाम्पल फेसबुक, जिसको आज हम लोग मेटा बोलते हैं, मेटा ने किसको एक्वायर किया? बेटा मेटा ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया। इससे क्या हुआ बेटा? बेटा मेटा जो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इंस्टाग्राम जो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर तुम देखो ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म एक कॉम्पिटिटर थे, अब दे आर नाउ अमालगमेटेड। ये होता है भैया हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मर्जर। सर इससे क्या होता है? इससे भैया मोनोपोली की ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब हालांकि मोनोपोली नहीं होगी बट आप कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस द कंपटीशन, डेफिनेटली यस, यू कैन रिड्यूस द कंपटीशन एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी आप फोकस कर पाओगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी आप लोग क्या कर पाओगे? फोकस कर पाओगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलो क्या कर पाओगे? फोकस कर पाओगे। दिस इज द थिंग दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड। कभी भी अगर तुमको पढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से सुनना, तभी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये सारी बातों को ध्यान से सुनना तो ही अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक बार जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दो, लाइव लेक्चर में चैट बॉक्स में बता दो भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं एकदम बढ़िया वाली बात है। अच्छा सबसे पहला भैया क्या होगा? सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, कंपटीशन घट जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज आप कॉम्पिटिटर को ही उठा रहे हो। अच्छा दूसरा भैया, मोनोपोली पावर थोड़ी ग्रोथ होगी, प्लस बेटा आपको दुनिया भर की हेल्प होगी विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का तो तुमको पहले मैंने बता दिया, आपका R&D में पैसा बचेगा, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट में पैसा बचेगा, ये सारे जगह पर आपका खूब सारा पैसा बचेगा बिकॉज आपने आपके कॉम्पिटिटर को उठा लिया। Let's talk about the next part, which is called as vertical merger. What is vertical merger? Vertical merger is a merger where you are acquiring a company which is operating in a same industry but different production stage. Same industry at different production stage. Example, if I am a TV seller, मैं टीवी बेचता हूँ, मेरी बात समझना, मैं टीवी बेचता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये LCD टीवी ये में हम बनाते हैं, मैंने क्या किया, मेरे को एक LCD पैनल बनाने वाली कंपनी मिल रही थी भैया, उसको मैंने क्या कर दिया, उसके साथ मर्ज कर दिया। अब बेटा देखो ना बेटा, टीवी बेचना मेरे लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि मैंने LCD पैनल बनाने वाली कंपनी, पहले उससे मैं माल खरीदता था, अब बेटा वो कंपनी ही मेरी हो गई। इससे बोलो क्या होगा भैया, खूब सारा बचत होगा। सो वर्टिकल मर्जर मतलब ऐसा मर्जर जहां पर 2 या 2 से अधिक कंपनीज ऑपरेट करेगी सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेज। अब ऐसे केस में भैया हम लोग उसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। Let's talk about the purpose. Why we do this? Number one, efficiency improve होगा, profitability increase होगा, एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो प्रॉब्लम था एक बहुत बड़ा, वो बहुत ही मस्ती से सॉल्व हो जाएगा। सर जी मस्ती में सॉल्व क्यों हो जाएगा? मस्ती में सॉल्व होने का रीजन यही है, अब आपको रॉ मटेरियल के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा। सर रॉ मटेरियल के लिए फाइट क्यों नहीं करना पड़ेगा बेटा? इसीलिए क्योंकि हर एक चीज, हर एक सामान जो आप खरीदते थे, जिस वेंडर से खरीदते थे, वो वेंडर अब आपका हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब होता है ऐसा मर्जर जब आप ऐसी कंपनीज के साथ मर्ज कर रहे हो, ऐसे कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो विच आर इनटू अनरिलेटेड बिजनेस। अनरिलेटेड बिजनेस का मतलब है जान ना पहचान, भैया हम लोग कंपनी खरीद रहे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब मजे की बात पता है, कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस अगर मैं बताऊं, अनरिलेटेड बिजनेस आजकल इंडिया में चला कौन रहा है
भैया एग्जाम्पल देख लो, रिलायंस। रिलायंस भैया एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस है। एग्जाम्पल आप देख लो भैया, अडानी जी। अडानी जी भी तो मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, एयरपोर्ट चला रहे, पोर्ट चला रहे, जस्ट नेम इट, दे हैव द बिजनेस। सीधी बात है भैया। ऐसे जब अनरिलेटेड बिजनेस एक्वाइजिशन किए करते हैं, या अनरिलेटेड बिजनेस को हम कभी भी एक्वायर करते हैं, हम बेटा उसको प्यार से भैया बोलते हैं कंग्लोमरेट। अब याद रखना, इट इज अ मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज जो कंपटीशन में भी नहीं है, बट स्टिल बेटा वी आर अल्टीमेटली प्लानिंग टू गेट देमसेल्फ इनटू अ बिजनेस हाउस। तो भैया हमने अभी क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप, हमने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, वर्टिकल पढ़ लिया, दोनों भी कोजेनेरिक का है। कोजेनेरिक का क्यों हम लोग बोल रहे हैं कोजेनेरिक का? इसलिए बिकॉज दे आर डूइंग रिलेटेड बिजनेस। या तो कंपटीशन होगा यानी सेम प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, या तो बेटा सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन में रहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं कोजेनेरिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोजेनेरिक? कोजेनेरिक सॉरी कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का बेसिक मतलब ये होता है कि बेटा जी आप लोग बिजनेस उठा रहे हो बट कोई भी रिश्ता विश्ता नहीं है। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस यही है भैया, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, आपको नया प्रोडक्ट, आपको नया मार्केट में एंट्री मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड वी गेट सिनर्जिकल गेन। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? 1+1 2 होता है? नहीं भैया, 1+1 3 होना चाहिए। अगर 3 होता है तो जाके भैया हमको ये समझ में आता है कि बिजनेस जो हमको ग्रोथ दे रही है वो ज्यादा अच्छा ग्रोथ दे रही है। लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर का मतलब क्या होता है? रिवर्स मर्जर ऐसा मर्जर होता है, तभी मैं बता रहा हूँ, देर आर वेज। ठीक है, रिवर्स मर्जर ऐसा मर्जर है जो ऑथर बोलता है कि भैया प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है एक्वायर करके। ये ऐसा बोल रही है, एक पब्लिक कंपनी है, समझो लिस्टेड कंपनी माना जाए। अब प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, इसके अंदर घुस जाएगी और घुस के भैया वो रातों रात लिस्टेड बन जाएगी। इससे इसका एक और भी तर्क है, इसका एक और तर्क है कि जब जब मेरी बात सुनना, जब एक 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 और एंगल है, एक और तरीका है जहां पर वीकर या स्मॉलर कंपनी बड़ी कंपनी का एक्वायर कर लेती है। पॉसिबल तो है क्या? ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट डेफिनेटली इसको भी रिवर्स मर्जर कहा जाता है। एक और आपको टाइप बताता हूं रिवर्स मर्जर का। बेटा जब सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी आ जाती है, ऐसा भी होता है, रिवर्स मर्जर बोलते हैं इसको। जनरली सब्सिडरी अंदर जाती है होल्डिंग की, अगर दो अलग अलग एंटिटी है तो, बट यहां पर एग्जैक्टली इसका उल्टा हो रहा है। लेट्स डिस्कस। तो भैया रिवर्स मर्जर सीधा बात है, फाइनेंशियली वीक कंपनी गोइंग एंड एक्वायरिंग द बिगर कंपनी, और अ प्राइवेट कंपनी एक्वायरिंग द पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तुम समझा मैंने क्या बोला? बेटा सीधी बात है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, HDFC पेरेंट कंपनी था, होल्डिंग कंपनी था। HDFC बैंक जो उसकी सब्सिडरी है उसके अंदर चली गई। ठीक बात है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट विच इज टॉकिंग अबाउट स्लम सेल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम सेल? बेटा देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्लम सेल के ऊपर कुछ ना कुछ बोलता है, जरा मेरी बात सुनना। सर बोलता है कि भैया जब हम इंडिविजुअल एसेट्स को, जब हम एक्वायर कर रहे हैं किसी एसेट को, सो इंडिविजुअल एसेट्स का अलग अलग प्राइसिंग करने से बेटर है आप क्या करो, एक लमसम वैल्यू डिस्कस कर लो, एक लमसम वैल्यू डिसाइड कर लो, जिससे क्या हो जाएगा ना बेटा, आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, आई वांट टू अक्वायर द फुल बिल्डिंग। इसके अंदर समझो 100 फ्लैट्स है, इसके अंदर बोलो क्या है, 100 फ्लैट्स है। अब बेटा ऐसा नहीं करूंगा मैं, एक एक फ्लैट का कॉस्टिंग नहीं निकालते बैठूंगा, आई विल नॉट डू ऑल दिस स्टफ। मैं सीधा जाऊंगा सामने वाले को बोलूंगा भाई मेरे को ये बिल्डिंग का इतना इतना वैल्यू चाहिए। तो भैया मैंने क्या किया, मैंने प्यारी प्यारी बातों से अल्टीमेटली सम क्लियर कर दिया। इसमें केस है जो नाम याद रखना, CIT वर्सेस RR कृष्णा पिल्लई, इसको याद रखना। CIT वर्सेस RR रामकृष्णा पिल्लई, RR रामकृष्णा पिल्लई, ये केस का नाम याद रखना। लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या होता है? ये स्ट्रेटेजिक अलायंस एक काइंड ऑफ एक कोलैबोरेशन है। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस एक काइंड ऑफ कोलैबोरेशन है जहां पर दो कंपनी के मैनेजमेंट या दो अलग 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 पार्टीज साथ में आती है, एक साथ आती है, कोलैबोरेट करती है, और उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा स्पेसिफिक होता है। उन लोग अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस जैसा है वैसा ही चलाते रहेंगे, बट साथ आती है कोई रिस्पेक्टिव काम करने के लिए, और रिस्पेक्टिव काम करके भैया अपना काम अच्छे से और आगे बढ़ाती है। से एग्जांपल, ICICI बैंक ने और वोडाफोन ने अब कई साल पहले, जब वोडाफोन हुआ करता था, दे हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट एंड दे हैव क्रिएटेड अ ऐप कॉल्ड एज M पैसा। आई डोंट नो बहुत लोग को इसके बारे में पता है कि नहीं पता है,
बट दिस व्हाट दे डिड वे 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 बिफोर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर अगर मैं तुम लोग को सीधी सीधी बात बताऊं, यू डोंट हैम्पर योर करंट बिजनेस, वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग यू विल कंटिन्यू टू डू दैट। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं लाओगे, आप उसके अंदर चेंज नहीं लाओगे, आप उसके अंदर कुछ भी मस्ती नहीं करोगे। आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, एंड दैट वर्क इज वेरी सिंपल कि बेटा जी आप लोग आपका काम करते रहोगे, बट आज आप साथ जिस जो बिजनेस करने को आ रहे हो, आज जो साथ आप बिजनेस करने को आ रहे हो, वो बिजनेस या वो स्ट्रेटेजिक वो काम वो टारगेट आप इकट्ठे करोगे अपने अच्छे अच्छे प्रोज एंड कॉन्स को यूज करते हुए। मतलब गलत नहीं, अच्छी अच्छी बातों को हम साथ में लाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट डीमर्जर। मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा, ये डीमर्जर बाय द वे हो भी गया है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी हो गया है, ये मैंने बहुत पहले अब ये एग्जांपल दिया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दैट, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक वन बाय वन। टॉपिक बड़ा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इजी है। अब बेटा ये आईटीसी है, आईटीसी तो कॉन्ग्लोमरेट है। अब इसकी रेवेन्यू होटल बिजनेस से आती है, एफएमसीजी से भी आती है, और भी है बेटा इनके और भी बिजनेसेस है। ठीक है, सिगरेट बिजनेस से भी इनको पैसा मिलता है। बट ऐसा हो सकता है क्या सर, एक कंपनी के अंडर एक यूनिट के अंडर परफॉर्मेंस करने की वजह से ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो जाए, एक यूनिट का परफॉर्मेंस न करने की वजह से मार्केट जो पीई देना चाहिए वो मेरे को प्राइस नहीं दे रहा है। यस, दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटी। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि सर जो प्राइस जो मेरे कंपनी को वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं वैल्यू मिल रहा है। यस सर, या ऐसा हो सकता है कि सर मेरा जो बिजनेस मैं चला रहा हूं, उसको एक प्रॉपर अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसको सेपरेट मैनेजमेंट चाहिए। बेटा ऐसे सारे केसेस को हम लोग डीमर्जर कहते हैं। डीमर्जर इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर बाय तुम एक कंपनी के अंग को भाग को बाहर निकालकर एक सेपरेट कंपनी बना देते हो, जिससे तुम्हारा बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस बढ़ जाएगा। अब क्या है सर, एग्जांपल देख लूं। It is a transfer of one or more undertaking. It is a transfer of one or more undertaking of a demerged company to a resulting company. Demerged company into resulting company. ठीक है, वेयर बाय resulting company issues share to the shareholder of the demerged company. demerged company कौन हुआ बेटा, आईटीसी इस वाले केस में demerged कंपनी है। अब इसमें से जो भाग निकल कर आएगा उसको हम लोग रिजल्टिंग कंपनी कह रहे हैं। ठीक बात है जी, हाँ जी सर। लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट वेंचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर भैया, जब दो लोग साथ में आकर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर पे कई बार सवाल पूछा गया, व्हाट इज देयर डिफरेंस, तो प्लीज इसका डिफरेंस जरूर देख लेना। सर डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस बेटा वो अलायंस एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है। ये जो स्पेसिफिक आप काम करते हो इन द जॉइंट वेंचर, ये एक आप अलग से एक एंटिटी बनाते हो, वहां पे बस एन अग्रीमेंट होता है जहां पर आप आपका काम चलाते रहते हो। ये जो जॉइंट वेंचर होता है यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक काम के लिए भी आ सकते हो या लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकते हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं या तो इक्विटी बेस्ड होगा या तो नॉन इक्विटी बेस्ड होगा। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, या तो इक्विटी बेस्ड होगा तो नॉन इक्विटी बेस्ड। व्हाट इज बेसिकली अ जेवी, जेवी का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज इकट्ठे आकर एक नया एंटिटी बनाकर बनाकर भैया एक उसमें पैसा डालेगी, उसके अंदर अपना अच्छे लोग डालेंगे, डाल के एक अलग से एक एंटिटी बनाएंगे जो एक स्पेसिफिक काम के लिए होगा। इसी को हम लोग प्यार से बोलो क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग प्यार से जेवी बोल रहे हैं। इसी को प्यार से हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, इसी को प्यार से हम लोग जॉइंट वेंचर बोल रहे हैं। अब इस जेवी के अंदर जो बंदे लोग हैं वो पैसा डालेंगे, लोग डालेंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, हर एक चीज डालेंगे और फिर अपना ये बिजनेस चालू करेगा। जब भी इसमें से कमाई होगी, प्रॉफिट्स होंगे, खर्चे होंगे, ये सारे के सारे लोगों के बीच में बट जाएगा। अब इसके अंदर दो टाइप का जेवी होता है अगर मैं तुम लोग को बताऊं, एक है नॉन इक्विटी बेस्ड, दूसरा होता है इक्विटी बेस्ड। नॉन इक्विटी बेस्ड का सीधा मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप लोग साथ में आए हो। वंस द पर्पस इज कंप्लीटेड, एक बार पर्पस खत्म हो गया आप जॉइंट वेंचर डिसॉल्व कर दोगे। ऑन द अदर हैंड नॉन इक्विटी बेस्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर आप साथ में आते हो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने को आप आओगे। वंस द प्रोजेक्ट इज डन आप अपना वो जेवी डिसॉल्व कर लोगे। अच्छा जी सर जी, इसका मतलब है आपने मुझे बताया कि भैया मर्जर के भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, रिवर्स मर्जर। फिर आपने हमको स्लम सेल बताया, आपने हमको रिवर्स मर्जर भी तो इसमें बता दिया था।
लम्सेल के साथ आपने हमको ये भी बताया कि देखो जब भी तुम क्या करोगे, जब भी तुम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करोगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में जो ग्रोथ होता है ना, वो तुमको मैंने बोला ही नहीं, जो ग्रोथ होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है भैया ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगा। मैंने बोला ठीक है भैया, ऑर्गेनिक तो समझता है, इनऑर्गेनिक भी समझता है, और क्या है सर? बेटा देखो, अलग-अलग टाइप, इस पूरे जो चैप्टर का फोकस है, वो टाइप्स ऑफ सीआर का फोकस है, जो मैंने आपको बता दिया। भैया हमने आपको जेवी बताया, आपको अलायंस भी बताया। बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अरे सर फर्स्ट चैप्टर इतना थोड़ी है। बेटा मेरी बात सुनना, ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, इसके अंदर बेटा चैप्टर 1 नहीं है, एक्चुअली चैप्टर 3 चैप्टर है। एक इसके अंदर ही बायबैक है, दूसरा इसी के अंदर है कैपिटल रिडक्शन। तो भैया मुझे आई थिंक 30-35 मिनट्स लगे आप लोगों को ये बताने के लिए। देखो अलग अलग टाइप के भैया हमारे पास क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बेटा याद रखना, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जो आप एग्जामिनेशन के अंदर यूज कर सकते हो व्हेन एवर यू स्टार्ट योर आंसर। आपकी शुरुआत ये आंसर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भैया आप सामने वाला को भैया डरा दो कि भैया ये बहुत ज्यादा पढ़ के आया है। इसके अंदर अभी हमने टाइप्स ऑफ सीआरबी पढ़ लिया, जिसको भी अगेन अच्छे से देखना है। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, आपको एक बार फटाक से मॉड्यूल रीडिंग डेफिनेटली करनी है। ये जो हिस्सा हो गया, इसके बाद हम लोग चालू करेंगे कैपिटल रिडक्शन की बात करेंगे, ठीक है? तो कैपिटल रिडक्शन अभी मैं स्क्रीन पे लाता हूँ। तो चलिए, let's talk about the next part of this chapter number 1, and that is section number 66, जो हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब ऑलरेडी आपने ना ये सीएस के एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जनरली होता क्या है। बट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक टेक्निक होता है विच इज एनसीएलटी ड्रिवन प्रोसेस, है ना? एनसीएलटी ड्रिवन प्रोसेस है, जहां पर आप एनसीएलटी की परमिशन लेते हो, और एनसीएलटी की परमिशन ले लेने के बाद आप लोग क्या करते हो, अपने कंपनी के शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देते हो। अब याद रखना, ये वही कंपनी कर सकती है जिसके पास लिमिटेड बाय शेयर्स है, या लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल है। देखो शेयर कैपिटल होना ज्यादा जरूरी है। नाउ व्हाई शेयर कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? रीजन इज अ वेरी सिंपल, शेयर कैपिटल होना जरूरी है, तो रिड्यूस किस चीज का करोगे? तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने के लिए दोस्तों द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज द शेयर कैपिटल। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी सेक्शन 66 के टॉपिक है, वो जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है, वो हमेशा बोलता है इट इज एन एनसीएलटी ड्रिवन प्रोसेस। दैट मीन्स यू हैव टू गो एंड अप्रोच एनसीएलटी। एनसीएलटी को आप मिलोगे, बातचीत करोगे, एंड उसके बाद बेटा आप लोग क्या करोगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करोगे। आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज देयर, आपको ये फॉलो करना है, तभी आप लोग सेक्शन 66 यानी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना। बट सर देर आर 3 वेज टू डू दैट, जो मुझे इस रिवीजन सीरीज में इसको डिस्कस करना है। 3 तरीके हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और इससे क्या फायदे होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप विच इज टॉकिंग अबाउट extinguishing, that is reducing अमाउंट ऑन शेयर विच इज नॉट पेड। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, इंग्लिश में क्या बोला, इसका एग्जाम्पल देता हूं। 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, एंड 10 रुपया का शेयर होने के बावजूद बेटा आप देखो 6 रुपीज पेड, 4 रुपीज अनपेड। 6 रुपीज पेड, 4 रुपीज अनपेड। क्वेश्चन है, फुल्ली पेडअप की पार्टली पेडअप? पहले इसका जवाब दो, फुल्ली पेडअप की पार्टली पेडअप? बेटा कोई भी बंदा इसको अगर देखेगा तो यही बोलेगा इट इज पार्टली पेड अप, बिकॉज 6 पेड है 4 अनपेड है, 6 पेड है 4 अनपेड है, इट इज बेटा पार्टली पेड अप शेयर्स। अब बेटा 4 रुपया अभी भी कंपनी को रिसीवेबल था, 4 रुपया अभी भी कंपनी को बोलो क्या था, रिसीवेबल था। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपया पेड है, 4 रुपया अनपेड है, इसका मतलब है ये पार्टली पेड अप शेयर्स है। और अगर पार्टली पेड अप शेयर्स जिसमें 4 रुपीज फ्यूचर में रिसीवेबल है, यू नो व्हाट कंपनी इज डूइंग, व्हाट कंपनी इज डूइंग, कंपनी फेस वैल्यू को ही रिड्यूस कर दे रही है टू 6। ओ माई गॉड, यानी 10 की फेस वैल्यू थी, 6 रुपया पेड था, 4 रुपीज अनपेड था, ठीक है, 4 रुपीज बोलो क्या था, अनपेड था, 4 रुपीज अनपेड था। अब बेटा सीधी बात है, ये पार्टली पेड अप शेयर्स है।
पार्टली पेड अप शेयर्स इसीलिए है क्योंकि बेटा आपको 4 रुपया अभी भी आना बाकी है, बिकॉज फेस वैल्यू 10 है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिवाइजिंग द फेस वैल्यू टू 6 रुपीज। इसका मतलब है फ्यूचर में कोई भी पैसा आएगा नहीं। ऐसे केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कंपनी ने एक्सटिंग्विश कर लिया 4 रुपीज पर शेयर जो उसको फ्यूचर में आने वाला था। बेटा ये एक टाइप ऑफ रिडक्शन है। इसमें बेटा कोई भी फ्यूचर में लाइबिलिटी नहीं होती है इन्वेस्टर की, शेयर होल्डर की। बेटा जो भी माफ हो गया, ये 4 रुपया अब आपको देना नहीं है। कंपनी ऐसा करती क्यों है बेटा, कंपनी की अपनी निजी चीजें होती है। अब बेटा यहां पर बहुत बढ़िया चीज है, बोलते कैंसलिंग द पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% केसेस रिडक्शन के जो होते हैं वो इस केसेस की वजह से होते हैं। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल आपको बनाने की चेष्टा करता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। बेटा ये देखो, ये है बैलेंस शीट, ठीक है, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के इस बाजू में शेयर कैपिटल 100, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर है कैश 10 रुपीज एंड पीएनएल 90 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंपनी अच्छी है या बुरी? तुम मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी अच्छी है या बुरी? तुम ही मुझे बताओ, बताओ, तुम ही मुझे बताओ, ये अच्छी बात है या बुरी? तुम ही बताओ सोच समझ के। ऑब्वियस सी बात है, ये जो पीएनएल आपको एसेट साइड दिख रहा है ना, ये जो तुम लोग का एसेट साइड दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। तुमको ये जो एसेट साइड दिख रहा है ना बेटा, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक दिक्कत है, क्योंकि ये जो ना ये लॉस है। अब बेटा तुम्हारा बैलेंस शीट इतना खराब है ना, कोई आपको पैसा देगा नहीं। सो लेट अस डू वन थिंग, लेट्स कॉल आवर शेयर होल्डर, लेट्स टेक अप्रूवल फ्रॉम आवर शेयर होल्डर, लेट्स गो टू एनसीएलटी और हम लोग हमारा बैलेंस शीट को देख कैसे सुधारा। ये मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा असेट साइड है। लाइबिलिटी शेयर कैपिटल 100 है ना, उसको 10 कर देता हूँ, ये पीएनएल का 90 उड़ा देता हूँ और सिर्फ कैश रखता हूँ। तो देखो पहले मेरा बैलेंस शीट में जो 100 रुपीज था शेयर कैपिटल, उसको मैंने 10 कर दिया। सर 90 किधर उड़ाया, कहाँ पे राइट ऑफ किया? ये पीएनएल आपको दिख रहा है ना, इसके सामने इसको राइट ऑफ कर दिया। ये राइट ऑफ कराने का रीजन ये था कि मेरा बैलेंस शीट सुंदर दिखे, फंड रेजिंग में प्रॉब्लम ना है। बट फ्रेंड्स ये सब करने की वजह से ना शेयर होल्डर को ना नुकसान हो सकता है। सर शेयर होल्डर को क्या नुकसान हो सकता है? बेटा दोनों में से एक नुकसान हो सकता है, या तो नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस कर देंगे इन लोग सो दैट दे कैन अचीव 10 करोड़, और दे कैन रिड्यूस द फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू रिड्यूस करेगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ बेटा, डिविडेंड अब कम मिलेगा। पहले 10 रुपए का शेयर था, अभी 1 रुपया कर दिया है, तेरे को डिविडेंड 1 रुपए के हिसाब से मिलेगा। फिर तो हो गया ना बेटा जमीन आसमान का फर्क। आई होप आप मेरी बात समझ गए। ये एक टाइप ऑफ यू कैन से तकनीक है। इसके बाद बेटा एक और टेक्निक है, इसमें बोलते हैं कि भाई भाई बाय पेइंग ऑफ पेड अप अमाउंट विच इज इन एक्सेस। ये क्या मतलब हुआ बेटा? समझो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपए फुल्ली पेड अप है। अब मेरे को ये मालूम पड़ गया भैया मेरे को 10 रुपए का तो जरूरत ही नहीं है, बट इसकी वजह से हो क्या रहा है, मेरा कंपनी का प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेटा? ऐसा लोगों को क्या लग रहा है, 10 रुपए उठाकर तुम कमा सिर्फ 2 ही रुपए हो, तो मेरा ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो रहा है ना, खराब हो रहा है। हालांकि आई एम नॉट यूजिंग द फुल कैपिटल, बट बेटा वो बाहर वाले को थोड़ी फर्क पड़ा तुम लोग पूरा कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बेटा मेरे पास दो टेक्निक है। मैं क्या कर सकता हूँ, जितना पैसा मेरे को चाहिए उतना मैं रखता हूँ, बाकी मैं रिफंड कर देता हूँ। अगर अगर बाकी का पैसा मैं रिफंड कर देता हूँ और बोलूंगा भैया उसके बाद फ्यूचर में वो पैसा भरना भी नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सटिंग्विश कर लेना। या तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया समझो 10 रुपए की शेयर है, 10 रुपया पूरा ले लिया है, तो बोलो फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप? तुम मुझे बताओ फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप? तुम ही बताओ फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप? 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए तुम लोग ने ले लिया, फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप? फुल्ली पेड अप बेटा, फुल्ली पेड अप बराबर है कि नहीं? फुल्ली पेड अप, जी हाँ इट इज फुल्ली पेड अप, पूरी तरीके से पेड अप है, फुल्ली पेड अप फुल्ली पेड अप फुल्ली पेड अप। अब क्वेश्चन है पूछू, अब क्वेश्चन है पूछू। क्वेश्चन क्या है मालूम है? अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपया पेड है, तुम मुझे बोल रहे हो इट इज फुल्ली पेड अप, डेफिनेटली इट इज फुल्ली पेड अप। अब बेटा यू क्या होता है मालूम है? हो ये रहा है कि भैया मैं 2 रुपया कमा रहा हूँ, मैं 2 रुपया कमा रहा हूँ 6 रुपये इस्तेमाल करके। इसका मतलब है बेटा मैं 4 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। सो आई हैव टू ऑप्शन, इधर रिटर्न 4 रुपीज, रिटर्न 4 रुपीज, एंड 4 रुपीज रिटर्न कर देने के बाद फ्यूचर में कभी पैसा ही ना मांगू, या तो आई रिटर्न 4 रुपीज टुडे, बट वेन एवर आई विल रिक्वायर एक्स्ट्रा 4 रुपीज आई विल आस्क फ्रॉम शेयर होल्डर अगेन। बेटा यही हो गया बेटा, एस्टिंग्विश नहीं किया यानी फ्यूचर में लाइबिलिटी आएगी। सर ये सब मस्ती करने की वजह से कुछ होएगा क्या?
मुझे बताओ ये सब मस्ती करने से कुछ होएगा क्या? डेफिनेटली यस, ये सब मस्ती करने से होएगा ना। सर क्या होएगा ये सब मस्ती करने की वजह से? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट? बेटा देखो ना बेटा, सब पहले 10 रुपए लगाते थे और 2 रुपए कमाते थे, तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, ये थोड़ा कम आएगा। बट अब मेरा क्या हो गया, मेरा साइकोलॉजी चेंज होगा। आज भी हम 2 रुपए ही कमा रहे हैं, आज भी हम 2 ही रुपए कमा रहे हैं, बट कितना रुपया लगाकर? 6 रुपया लगा के। नाउ जस्ट कैलकुलेट द परसेंटेज, दिस विल बी डेफिनेटली अ हाई परसेंटेज। अरे बोलो हाँ या ना? दिस विल बी सर्टनली हाई परसेंटेज एज कंपेयर टू एनीथिंग। आई होप आप मेरी बात समझे। तुम्हारा आरओसी बढ़ गया ना बेटा, तुम कंपेयर करो तो तुमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। सो दीज आर द टेक्निक जहां पर आप लोग क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन करोगे। डेफिनेटली ये एक एनसीएलटी ड्रिवन प्रोसेस है। आपको एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, आपको एनसीएलटी से परमिशन लेना पड़ेगा। एनसीएलटी जब तुमको हाँ कहेगा उसके बाद ही ये सब काम होगा। आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको क्रेडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल लेने के बाद ही भैया आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अच्छा ऐसा हो सकता है भैया किसी क्रेडिटर से हमने अप्रूवल ही नहीं लिया और बाद में वो जक्कर आया कि भैया हमको तो तुमने पूछा ही नहीं, ऐसे कैसे रिडक्शन कर लिया? हाँ जी ऐसा हो सकता है। और अगर से जानबूझ के किया है तो पहली बात तो जो मेंबर जो डायरेक्टर है उसकी तो बैंड बजेगी बजेगी। प्लस एक और चीज समझना है, मेंबर से वापस पैसे मांगे जाएंगे बिकॉज रीडर इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसको आप लोगों को पता होना बहुत डिटेल में जरूरी है। ठीक है जी। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वो तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर तुम सामने में तुमको बताऊं तो प्रोसेस, ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना ये प्रोसेस आपको अच्छे से आ जाए। सबसे पहले कंपनी का नैतिक जिम्मेदारी होगा, कंपनी विल मेक श्योर दैट इट इज पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद दे हैव टू मेक श्योर दैट उन लोगों के एंड से कोई भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नंबर वन, दे शुड नॉट हैव डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स। अगर है तो बेटा आप लोग ये रिडक्शन नहीं कर सकते, किसी और के घर का दिवाला निकाल कर आप दिवाली नहीं मना सकते। यू हैव टू राइट अ पिटिशन, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन एंड यू विल गिव इट टू एनसीएलटी। ठीक है, आप ये पिटिशन निकाल कर आप एनसीएलटी को दे दो। एनसीएलटी को जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगा वो क्या करेगा, जो भी माई बाप है, जो बाबू लोग है, बाबू लोग को भेज देगा, आरओसी, आरडी, ठीक है, सेबी, क्रेडिटर्स, इन लोगों को दे, उन लोगों को, इन लोगों के पास जाएगा। और इन लोगों के पास जाने के बाद, इन लोगों के पास जाने के बाद पता है क्या होगा, इन लोगों के पास 3 महीना होगा इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए। अगर इन 3 महीने में ऑब्जेक्शन नहीं आया तो हम लोग ये मान लेंगे इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्शन वगैरह वगैरह जो भी आता है, ये सारी चीज़ों को कंसीडर कर लेने के बाद, ये सारे के सारे चीज़ें कंसीडर करने के बाद अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड है तो भैया वो आप लोगों को रिडक्शन का परमिशन दे देगा। याद रखना हमेशा कि जो भी क्रेडिटर है उसका पैसा या तो डिटरमाइन कर दो, या तो रिटर्न कर दो यानी डिस्चार्ज कर दो, या तो बेटा कंसेंट ले लो, या तो बेटा उसको सिक्योर्ड कर दो। अगर इनमें से जो भी मांग है, जनरली हम लोग या तो डिस्चार्ज कर देते हैं या तो उनसे कंसेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद ही आप लोगों को एनसीएलटी परमिशन देगा। एनसीएलटी परमिशन देने के बाद बेटा एनसीएलटी हमेशा, सॉरी, परमिशन देने से पहले ये मेक श्योर करेगा कि सेक्शन 133 के तहत जो भी है वो फॉलो होना चाहिए। व्हाट इज देयर इन 133? 133 इज ऑल अबाउट कि भैया आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने कंप्लाई किया है कि नहीं। तो उसके निर्देश, उसके डायरेक्शन से बेटा आपको एनसीएलटी परमिशन दे देगा। बट एक बात अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना बेटा, कि जो भी एनसीएलटी की तरफ से ऑर्डर आया है ये आपको फाइल करना पड़ेगा टू द आरओसी, एंड दैट यू हैव टू डू इट विद इन 30 डेज। ऑलवेज यू गाइस नीड टू रिमेंबर, अगर तुम अपने बैलेंस शीट को इस तरीके से ब्यूटिफाई कर रहे हो, यू गाइस हैव टू राइट एंड रिड्यूस ऑन द टॉप। ये करोगे तो ही बेटा आप लोगों को क्या करने मिलेगा, रिडक्शन करने मिलेगा। तो मैंने रिडक्शन क्या होता है वो बता दिया, और प्रोसेस पूरा ऊपर से पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भैया कैपिटल रिडक्शन होता क्या है। बट बेटा अगर मैं तुम लोगों को एक और चीज बताने की चेष्टा करूं, एंड दैट इज बायबैक। इसके अंदर बायबैक भी है और इसके अंदर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी है, तो वो दोनों भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी मैं स्क्रीन पे वो नोट लेकर आता हूँ। चलो बेटा जी डिस्कस कर लेते भैया बायबैक के ऊपर डिटेल डिस्कस कर लेते भैया। बायबैक में क्या क्या आएगा? अब बायबैक में तुम्हारा कंपनीज एक्ट का पर्सपेक्टिव भी है, तुम्हारा बायबैक में तुम्हारा कंपनीज एक्ट भी है।
तो ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा एक ओवरव्यू रिवीजन कर लेते हैं कि भैया बायबैक क्या है। सबसे पहले तो भैया बायबैक क्या है वो मेरी बात समझना। बायबैक का मतलब है जब कंपनी ही अपनी ही खुद की सिक्योरिटीज़ जब बाय कर लेती है फ्रॉम द शेयर होल्डर, इसको बेटा हम लोग बायबैक कहते हैं। अब जनरली हमने ये पाया कंपनी हैविंग कैश उनके हाथ में बहुत ज़्यादा होता है, जिनको ज़्यादा केपेक्स करने का ज़रूरत नहीं है, वो कंपनीज क्या करती है बेटा, वो कंपनीज ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करती है। अब बेटा जब भी तुम लोग बायबैक करोगे ना, तो बायबैक करने के दो मेथड है, या तो एक बीआर से कर लो, आप बीआर मेथड से कर लो, या तो बेटा आप एसआर मेथड से कर लो। ठीक है, दो मेथड है भैया, एक बीआर मेथड, दूसरा है एसआर मेथड। तो बेटा जी कैसा होता है ना कि दो टाइप से आप बायबैक कर सकते हो। एक तो भैया बीआर मेथड से करोगे और दूसरा करोगे एसआर मेथड से। ये दो तरीके होते हैं भैया बीआर और एसआर मेथड से कि आप बायबैक मस्ती मस्ती में कर लो। बट सर ये दोनों अलग अलग टेक्निक होने का क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदा है बेटा? ये दो अलग टेक्निक से आप लोगों को क्या समझ में आता है मालूम है? कि जब भी तुम बायबैक करोगे और आप लोगों को सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, तो आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते। आप कर सकते हो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बोला? अक्सर वापस बोलो, मैंने क्या बोला? कि भैया जब भी तुम लोग बीआर मेथड से करोगे आपको लगेगी 10% की लिमिट। ऑन दी अदर हैंड कभी भी अगर आप बाईबैक करोगे विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर, तो आपके पास मिलता है 25% का लिमिट। फ्रेंड्स इसका जो भी आंसर आएगा ना, ये जो भी आंसर आएगा ना, उसका आंसर क्या है, वो है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक और मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक। तो ये दोनों में एक चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो आप कैलकुलेट करोगे और जो नंबर निकल कर आएगा, जो अमाउंट निकल कर आएगा, दैट इज नथिंग बट दैट इज मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक। समझा मैंने क्या बोला? मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक, दैट इज व्हाट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। तो 10% इज नथिंग बट 10% इज द अमाउंट वॉट एवर यू विल गेट टू डू अंडर द बायबैक। तो बायबैक प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को ध्यान से सुनना है। बट जब भी मैं एसआर मेथड की बात करूंगा, एसआर मेथड में 25% ऑफ आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बॉट बैक। याद रखना ये मैक्सिमम अमाउंट है, ये मॉनेटरी टर्म्स में, ये पैसों से रिलेटेड है। अब मेरी बात सुनना बहुत 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 ही ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से बेटा। ये 25% में दो रूल है। एक तो भैया आपको हमने सिखाया मैक्सिमम अमाउंट वाइज, अगर मैं बताऊं तो अमाउंट वाइज भी है। दूसरा एक और 25% है जो बोलता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप पूरे साल में जो भी आपकी कंपनी में इक्विटी है 25% के ऊपर आप नहीं उठा सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे दो चीजें जो आपको याद होना चाहिए। एक तो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाईबैक अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाईबैक अगर मुझे करना है, तो बेटा ऐसे केस में दो मेथड है। एक है बीआर मेथड, एक है एसआर मेथड। एक है बीआर मेथड, एक है एसआर मेथड, बराबर है? तो जब भी आप बायबैक करोगे तो आपको दिमाग में फिट करनी है। एक आपको सिखाया जाएगा मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। दूसरा दूसरा अपना दिमाग में एकदम अब सेटअप कर लो। एक तो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, ये पहली चीज है। दूसरा आप पूरे साल में 25% से ऊपर का बायबैक नहीं कर सकते। इक्विटी रिलेटेड की बातें हो रही है। अच्छा, जब मैं फ्री रिजर्व चिल्ला चिल्ला के अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ, शुड आई इंक्लूड फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज यस बेटा। बाईबैक करते वक्त हमेशा याद रखना कि जब भी मैं फ्री रिजर्व कहूंगा यानी सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करना है, यानी 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब याद रखना कि सर कभी भी तुम बाईबैक करोगे, बाईबैक 1 एंड बाईबैक 2 के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना जरूरी है। अब याद एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि क्या मैं पूरी तरीके से कोई कैपिटल का बाईबैक कर सकता हूं? देखो इक्विटी का तो 25% का लिमिट है, बट क्या मैं प्रेफरेंस का 100% बाईबैक कर सकता हूं? हाँ, बट जब भी तुम ये बाईबैक करने का प्लान करोगे ना, वॉट एवर द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाईबैक जो आएगा उसी के अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल दे दूं, अगर 100 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर है और तेरे कंपनी के अंदर जो कैपिटल है वो 100 है, तेरा फ्री रिजर्व समझो, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है भैया? 900 है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 900 है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो भैया आएगा 1000। अब इसका 25% अगर निकालूं, बिकॉज दैट इज व्हाट एसआर मेथड से हम लोग 25% से करेंगे, सो अमाउंट आएगा 250 करोड़। अब बेटा
तेरे को बायबैक 100 करोड़ का बायबैक करना है, प्रेफरेंस पूरा उठा लो, इक्विटी का 25% का लिमिट है बेटा, और ये 250 करोड़ तेरे पास अवेलेबल है बायबैक करने के लिए, तेरे को उठाना है 100 करोड़ का माल, तो बिंदास तू क्या कर सकता है, आराम से इसको उठा सकता है, आराम से बायबैक कर सकता है। तो इन शॉर्ट, इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 25% उठाओगे, अदर सिक्योरिटीज, आप अदर सिक्योरिटीज जो है वो आप पूरी तरीके से, यानी आप 100% पे उठा के डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बराबर है। अच्छा, इसके बाद जब भी तुम्हारा बायबैक कंप्लीट होगा, बायबैक कंप्लीट होने के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो आएगा वो 2:1 का आना चाहिए। जब भी तुम बायबैक कंप्लीट करोगे, जो डेट इक्विटी रेशियो आएगा वो 2:1 के रेशियो में आना चाहिए, बराबर है। अच्छा, इसके बाद जो भी नॉमिनल वैल्यू निकल कर आता है, जो भी नॉमिनल वैल्यू निकल करके आएगा बेटा, जो भी नॉमिनल वैल्यू निकल कर आएगा, दैट यू गाइस नीड टू ट्रांसफर इट टू सीआरआर। सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको बेटा वो डालना है किधर बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल रहा है, ठीक है। अगर बायबैक कहां से हुआ है, एफआर या एसपी से हुआ है बेटा। ये जो सीआरआर है ये कचरा रिजर्व है, जो आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मुझे आज एसआर पास करना है तो मैं एसआर कैसे पास करूं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कि सर मुझे एसआर पास करने का मन है तो मैं एसआर कैसे पास करूं। तो बेटा गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर तरीके से बोला है, अगर तुम लोगों को आज एसआर पास करने की इच्छा है तो आप एसआर मस्ती में पास कर सकते हो। अगर तुम्हारे कंपनी में 110 एप्लीकेबल है, यानी पोस्टल बैलेट का रूल एप्लीकेबल है, तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू करो। अगर तुम्हारे कंपनी में पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल नहीं है तो आप एजीएम बुलाओ, और एजीएम बुला करके बेटा आप क्या करो, मीटिंग करो। फ्रेंड्स, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी तुम लोग बायबैक करोगे, बायबैक आप शेयर कैपिटल का कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो, आप अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन उठता है, बायबैक किस किस का कर सकते हो, शेयर कैपिटल कर सकते हो, एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको बताया था, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। अभी एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर मेरा यहाँ पर 10 करोड़ रुपए आया है मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, और बेटा अगर मैं बायबैक 100 रुपए के हिसाब से कर रहा हूँ, तो अगर 10 करोड़ है मेरे पास और अगर मैं 100 रुपए में बायबैक कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसे केस के अंदर आप सिर्फ 10 लाख शेयर्स ही बोलो क्या कर पाओगे, 10 लाख शेयर्स ही बायबैक कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग यही तो पढ़ते हैं, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक में हमने जो भी मैक्सिमम अमाउंट लाया, मैक्सिमम अमाउंट हमने जो भी लाया बेटा, उसके बाद बेटा मेरे को उसको डिवाइड करना है विथ बायबैक प्राइस, ठीक है। अगर आज मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक जो है वो 10 करोड़ है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो आपको निकालना पड़ेगा 25%, अगर एसआर रूट से जा रहे हो तो, बीआर रूट से जाओगे तो 10%, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, और निकाल के जो बायबैक प्राइस है डिवाइड करोगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा, एग्जाम्पल 10 लाख इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर सकते हो, ठीक बात है। अच्छा, ये एक सम बताया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। वी हैव अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हमको ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता क्या और किस तरीके से चलता है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। जब मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलता हूं तो आप लोगों को सेक्शन नंबर 68, 69, 70 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी सेबी का बायबैक रेगुलेशन 2018 है उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अनलिस्टेड कंपनीज की बात करूं, अगर अनलिस्टेड कंपनीज की बात करूं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल नंबर 17 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ये तीनों चीज आप फॉलो करोगे तो ही बेटा आपका बायबैक के पूरे नियम अधिनियम प्रॉपरली फॉलो करेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं जब भी अगर हमको बायबैक करना है। बायबैक करने का रीजन तुमको शायद पता रहेगा। जब भी बायबैक होता है तो ओल्ड इन्वेस्टर का जो शेयर होल्डिंग होता है वो बढ़ जाता है, इससे हॉस्टाइल टेक ओवर हम लोग कम कर सकते हैं। बेटा जो भी थिनली ट्रेडेड, क्या बोले, थिनली ट्रेडेड शेयर होते हैं ना, थिनली ट्रेड मतलब वॉल्यूम नहीं है, बाइंग सेलिंग ज्यादा नहीं हो रही है, तो थिनली ट्रेडेड शेयर्स जो भी होते हैं मार्केट के अंदर, वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे सकते हो। प्लस बेटा ये एक तरीका होता है भैया रिवॉर्ड देने के लिए, ये एक तरीका होता है रिवॉर्ड देने के लिए। एक और तरीका है भैया, ये आप लोग आपके इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड दोगे। तरीका है बहुत सारे, बट ये वन ऑफ द तरीका है जहां पर आप आपके शेयर होल्डर को रिवॉर्ड दे सकते हो। बेटा मैं ये मेरा
कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के लिए भी तो करता हूँ, मेरे रिजर्व को घटाने के लिए भी तो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम आजमाते हैं और आजमा के हम लोग बायबैक करते हैं। बायबैक से ईपीएस इंप्रूव हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो ईपीएस बेटर हो जाता है। देखो ईपीएस रिड्यूस कैसे होता है, हम रेगुलर क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी तो बस रिवीजन इसलिए बस मैंने बता दिया। इस तरीके से आप लोगों का फायदा होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पॉइंट बाय पॉइंट कि भैया कौन कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा अगर हम लोग को एक सक्सेसफुल बायबैक करना है। तो एक एक स्टेप टू स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि इफ यू वांट टू डू बायबैक देन बायबैक आप किस ढंग से करोगे, टेक्निक क्या होगा। आ जाइए। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि 10% का एक मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल का एक रूल है। सेकंड हमने 25% का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रूल भी देख लिए हैं। सो वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस टू थिंग्स। ये हमको वापस से बोल दूं, ये हमको सिखाता है मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, ये हमको ये सिखाता है, बराबर है। अब आज अगर मुझे बायबैक करना है, जो जस्ट हमने डिस्कस किया, 3 सेक्शन 68, 69, 70 रिपीट करेंगे, 68, 69, 70 प्लस आप लोगों को सेबी का बायबैक रेगुलेशन जो 2018 में आता वो आपको फॉलो कर लेना है। अगर तुम्हारी कंपनी बेटा जी अनलिस्टेड है, अगर तुम्हारी कंपनी अनलिस्टेड है, देन यू हैव टू आल्सो फॉलो कंपनीज शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स 2014। बराबर चल रहा है जी सर, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब बताओ करना क्या है। सबसे पहले तो भैया चेक करना पड़ेगा कि क्या अथॉरिटी है बायबैक करने की कि नहीं। सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे, अथॉरिटी है कि नहीं बायबैक करने के लिए। उसके लिए यू हैव टू गो एंड चेक बेटा एओए। एओए चेक करोगे, डिटेल में चेक करोगे। एओए को चेक करने के बाद आपको डिटेल में समझ में आएगा भैया करना क्या है। अगर एओए में नहीं है पावर तो भैया आप लोग आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बदलना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप एसआर पास कर रहे हो और MGT 14 ये भर के आप पूरा पूरा कंप्लाई कर रहे हो। दोस्तों एक और चीज है भैया, आपके वही शेयर्स जो फुल्ली पेड अप होंगे वही शेयर्स बायबैक कर सकते हो। सर जी फुल्ली पेड अप नहीं है तो फिर क्या करें बताओ। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो फिर क्या करें। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप लोगों को शेयर्स फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। आप लोगों को शेयर्स फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा और बना लेने के बाद, फुल्ली पेड अप बना लेने के बाद ही आप बेटा क्या कर सकते हो, आप अपना शेयर्स को भैया अल्टीमेटली बायबैक के अंदर ला सकते हो। एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा भैया, बायबैक नीड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। क्या समझे, विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर का मतलब क्या होता है कि सर जब भी तुम बायबैक करोगे 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। हमेशा दिमाग में एक बात याद रखना फ्रेंड्स, कभी भी तुम बायबैक करोगे ना तो बायबैक में खर्चा होता है पैसा। तो इसीलिए बेटा कंपनी के बीओडी को क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बनाना पड़ेगा। सुना मैंने क्या बोला, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बनाना पड़ेगा which will include a lot of things, lot of details जो आप लोग SH9 में दोगे। SH9 एक डिक्लेरेशन है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होगी कि भैया हमारी कंपनी अगले 12 महीने हर एक वो खर्चे से जूझ सकती है जो उनके सामने आएगा, यानी कंपनी विल नॉट फेस एनी एक्यूट फाइनेंशियल क्रंच। तो ये लिख के देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में दोगे, वी विल गिव इट इन SH9। हम लोग कहाँ पर देंगे, SH9 में देंगे। इसके बाद भैया आप लोग ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बनाओगे ना, इसके ऊपर 2 प्यारे प्यारे डायरेक्टर लोग के साइन रहेंगे, जिनमें से एक अगर MD रहेगा तो बेस्ट, जो आप करोगे SH नंबर 9, ये आप करोगे भैया कहाँ पर, SH9 में करोगे, विच नीड टू बी फाइल्ड विथ ROC एंड सेबी। आप ये सेबी एंड ROC को फाइल कर दोगे। याद हमेशा दिमाग में बात रखो, सर बाईबैक करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। बाईबैक करने के लिए पैसे 3 जगह से आएंगे, FRSP प्रोसीड्स, FRSP प्रोसीड्स। आपको पैसे हमेशा FRSP प्रोसीड्स से आएंगे। फ्रेंड्स जब भी मैं प्रोसीड्स ले रहा हूं तो बेटा मेरा डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का बाईबैक हो सकता है। कहने का मतलब है भैया अगर आज मुझे प्रेफरेंस का बाईबैक करना है तो बेटा जी मेरे को गवर्नमेंट बोलता है कि तुम इक्विटी से पैसे उठाओ और प्रेफरेंस का बाईबैक करो। ऐसा नहीं है इक्विटी से ही पैसा उठा रहे हो और उठाने के बाद सर इक्विटी में ही आप पेमेंट कर दे हो, ठीक है, ऐसा चलेगा नहीं। हमेशा याद रखना कि भैया बायबैक जो भी होगा इट विल बी डन फ्रॉम FRSP प्रोसीड्स, FRSP प्रोसीड्स, FRSP प्रोसीड्स।
इसके बाद अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेना कि भैया आप लोगों को एसआर की आपको एसआर पास करना है, बिकॉज आप लोगों को अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ा तो अगर बेटा जी आपको एसआर पास करना पड़ा तो आपके दिमाग में एक बात फिटिंग कर लेना, एक दिमाग में बात सेटिंग कर लेना कि सर आप लोगों को देना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बोलो क्या देना पड़ेगा? आप लोगों को देना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? जहां पर आप ये रीजनिंग बताओगे कि आप बायबैक क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन, उसका पर्पस क्या है, कितने पैसे खर्च होंगे, ये सारे के सारे डिटेल्स आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे कि आप रीजन दोगे, कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की बायबैक होने वाली है वो दोगे, एंड इसके साथ साथ कौन से कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है बायबैक। बराबर है? अरे बोलो हाँ या ना? बराबर, एकदम बराबर, एकदम बराबर, एकदम बराबर। हाँ जी। इसके साथ साथ एक और चीज एकदम दिमाग में फिटिंग कर लेना कि भैया वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दोगे। अब वो सारी चीजें आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दोगे विच इज रिक्वायर्ड, यानी बेटा आप लोग सेक्शन 102 के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन दोगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप मेरी बात समझ गए। अच्छा, जब भी तुम बायबैक करोगे कहां से? जब भी तुम बायबैक करोगे कहां से? नंबर वन, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर लो, ठीक है। नंबर टू, ओपन मार्केट से कर लो, हालांकि ओपन मार्केट अब बंद हो चुका है। दूसरा चीज, आप एम्प्लॉय से कर लो। एम्प्लॉय से करने का मतलब क्या होता है सर? आप आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को जो आपने शेयर्स दिए थे वो आप लोगों को बायबैक करने की अगर इच्छा है तो आप बायबैक उनसे कर सकते हो। अब हमेशा एक दिमाग में एक बात याद रख लेना कि कभी भी तुम बायबैक करोगे, सबसे पहले अथॉरिटी चेक करना। सबसे पहले अथॉरिटी चेक करना। अगर अथॉरिटी है तो बढ़िया, अगर अथॉरिटी नहीं है तो भैया अथॉरिटी लानी पड़ेगी, इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। उसके बाद भैया जी आप क्या चेक करोगे? भैया आप लोग चेक करोगे भैया शेयर्स फुल्ली पेड अप है कि नहीं। शेयर्स हमेशा बोलो क्या होना चाहिए? शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होना चाहिए। इसके बाद बेटा कभी भी तुम अगर कंपनी हो और ये सब काम करना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को एसआर पास करना है तो आप मीटिंग बुलाओगे ना, तो मीटिंग में नोटिस दोगे, नोटिस के साथ ही ये चीज़ें इंक्लूड होगी जिसके अंदर आप क्लास, टाइम, अमाउंट ये सब डिटेल को इंक्लूड करोगे, जिससे बंदे को समझ में आ जाएगा कि बायबैक किस चीज़ का होने वाला है। इसके बाद बेटा एक और चीज़ आपको बनानी है, दैट इज SH9। इफ यू रिमेंबर, SH9 आपको बना करके देना है, जिसके अंदर आप ये लिखोगे भैया हमारी कंपनी सक्षम है, कोई भी दिक्कत आती है फ्यूचर में, हमारे पास पर्याप्त पैसे होंगे कि हम चीज़ों को बोलो क्या कर पाए, ऑनर कर पाए। इसके बाद भैया, इसके बाद बोला जब भी कंपनी बायबैक करेगी अपनी सिक्योरिटीज की, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, राख करना पड़ेगा, कि उसको फिजिकली शेयर्स को डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, एंड दे हैव टू डू इट विद इन 7 डेज। ठीक है, 7 डेज कहाँ से? जब से आपने बायबैक कंप्लीट किया हुआ है, कि बायबैक कंप्लीट होते ही बेटा आप लोगों की जिम्मेदारी है, बायबैक करते ही आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग क्या कर दोगे भैया जी? आप लोग कर दोगे एक्सटिंग्विश कर दोगे। ठीक है, आप लोग क्या कर दोगे भैया? एक्सटिंग्विश कर दोगे शेयर को 7 दिनों के अंदर अंदर। एक बात याद रखना, अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में थे यानी डीमैट फॉर्मेट में थे तो गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल सी बात बोली है, आप लोग करोगे रिवर्स कॉर्पोरेट एक्शन। देते वक्त कॉर्पोरेट एक्शन, लेते वक्त रिवर्स कॉर्पोरेट एक्शन। इसके बाद जब भी कंपनी बायबैक कंप्लीट करेगी, जब भी कंपनी बायबैक कंप्लीट करेगी, अगले 6 महीने सेम टाइप की सिक्योरिटीज फिर से इशू नहीं करेगी। मैं रिपीट करूं, अगर कंपनी बायबैक करेगी तो सेम टाइप की सिक्योरिटीज अगले 6 महीने इशू नहीं करेगी। एग्जाम्पल, अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक हुआ है तो फिर से इक्विटी शेयर्स बेटा इशू नहीं करेगी। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल? फिर तो मस्ती हो रही है, बायबैक कर रहे हो, फिर ले रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर ये कर रहे हो, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यू गाइज नीड नॉट डू ऑल दिस स्टफ। गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल विजन तरीके से यही कहा गया है कि जब भी तुम लोग क्या करोगे, जब भी तुम लोग इक्विटी का बायबैक करोगे, एग्जाम्पल इक्विटी की बायबैक करोगे, तो आप ये सारे के सारे चीजें भैया क्या कर लोगे? ये सारे के सारे चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से 6 महीना इशू नहीं करोगे। पक्का पक्का? अच्छा, बट ये 1, ये 2, ये 3, सुना मैंने क्या बोला?
ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीन ऐसी चीज है, ये एक, ये दो, ये तीन ऐसी चीज है बेटा जी जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। सर क्या है सर? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर बेटा बोनस देना है तो दे सकते हो, अगर कन्वर्जन ड्यू है तो आप उनको ये मत बोलना सॉरी अभी हम दे नहीं सकते, कन्वर्जन अगर ड्यू है तो आप अपने शेयर दे सकते हो। नेक्स्ट इज ईसॉप। ईसॉप बेटा बहुत साल पहले भैया सब कुछ बातचीत हो गई थी, आज जस्ट बिकॉज आपने बाईबैक करा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं नहीं दे रहा, ठीक है? तो ये ऐसी तीन चीजें, अगर 6 महीना कूलिंग पीरियड खत्म नहीं भी हुआ है तो भी आप क्या कर सकते हो, शेयर दे सकते हो। इसके बाद बेटा बाईबैक जो है ना, बाईबैक हमेशा याद रखना, बाईबैक करोगे तो सारे डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे और सारे के सारे डिटेल्स आप मेंटेन करोगे SH10 के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SH10? SH10 वो रजिस्टर है जिसके अंदर आप सारे के सारे डिटेल्स रखते हो। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूं, कंपनी क्या करेगी, जैसे ही बाईबैक कंप्लीट करेगी ये चिल्ला चिल्ला के आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी को चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि भैया हम लोग ने बाईबैक कंप्लीट कर लिया है। और बाईबैक कंप्लीट कर लिया, ये कैसे बताओगे? तो गवर्नमेंट ने बोला भैया आप लोग फॉर्म फाइल करोगे SH11 जिसके अंदर डिटेल होगी भैया आप लोग ने क्या कितने में बाईबैक किया है। इसके साथ साथ बेटा आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा SH1515, आपको SH15 भरना पड़ेगा जो डायरेक्टर की तरफ से एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट है जो ये लिख करके देंगे कि सर जी कंपनी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है बायबैक रिलेटेड वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है। इसके बाद भैया हमेशा याद रखियो कि भैया कभी भी कंपनी बायबैक करेगी तो कंपनी को हमेशा ये बात याद रखना है कि आपने सारी की सारी चीजें कंप्लाई करी हुई है, वरना आपको पेनल्टी या डिफॉल्ट लग सकती है। कितनी पेनल्टी कितनी डिफॉल्ट वो आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यस। इसके बाद भैया 69 प्रकट हो जाता है तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। कभी भी अगर तुम अपने बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज करते हो, कभी भी तुम बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज करते हो और उसमें FRSP का इंक्लूजन है तो जो भी नॉमिनल वैल्यू है उतना आप ट्रांसफर कर देते हो। आप लोग कहां ट्रांसफर कर देते हो बेटा जी? आप लोग ट्रांसफर कर देते हो इन योर CRR अकाउंट। बेटा CRR अकाउंट क्या है ना, CRR अकाउंट एक नकली रिजर्व अकाउंट है, एक नकली रिजर्व अकाउंट है जो हम लोग यूज करते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए। सुना मैंने क्या बोला? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ अकाउंट। अच्छा सेक्शन नंबर 17 7070 क्या कहता है? 7070 बोलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर ये सारी चीजें आपके लाइफ में ट्रिगर होती है तो आप बायबैक नहीं करोगे। सबसे पहला भैया आप लोग बायबैक नहीं करोगे सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आप लोग बायबैक नहीं करोगे। दूसरा बेटा अगर आप लोगों ने किसी और के घर का दिवाला निकाल कर अगर आप दिवाली नहीं बना सकते, एग्जाम्पल आप लोग ने डिफॉल्ट करा इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, आप लोग ने गड़बड़ करा इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप लोगों ने गड़बड़ करा है भैया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप लोगों ने डिविडेंड देने में गड़बड़ी करी हुई है, अगर ऐसा करा हुआ है दोस्तों आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग बायबैक नहीं कर सकते। आप लोगों ने अगर सेक्शन नंबर 92 123 127 129 में भी अगर गड़बड़ी करी है तो भी आप लोगों को बायबैक करना अलाउड नहीं है। आप लोगों चीजों को ठीक करो। बड़ी याद रखना, एक बात याद रखना, अगर आपने रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में गलती करी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में गलती करी है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में गलती करी है, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड में गड़बड़ करी है, या आपने लोन लिया था किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन से और आपने भी उनका पैसा रिटर्न नहीं किया है, सरकार बहुत ही क्लीन तरीके से ये बोलती है कि जब ये गलती हुई है ये गलती को सुधारो, सुधारने के बाद आप लोग मस्ती का बेटा क्या करो, 3 साल का इंतजार करो, 3 इयर्स वेट करने के बाद जब तुमने डिफॉल्ट था वो डिफॉल्ट को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आप लोग ये सारी चीजों को सॉर्ट कर दोगे। बराबर है? ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, एकदम बढ़िया वाली बात है। अरे यस और नो, बराबर वाली बात, एकदम दिमाग में बात चली गई। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रूल चालू होती है वो रूल चालू होती है रूल नंबर 17 ठीक है? एक बार इसको देखते हैं। रूल नंबर 17 फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम्हारी कंपनी बोलो क्या है, अनलिस्टेड है। चलिए लेट्स डिस्कस द अनलिस्टेड पार्ट वाला चीज। सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी भी तुम अगर कंपनी बाईबैक करना चाहती है, ये रूल्स में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के रूल्स में लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज भैया आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम लोग मस्ती मस्ती में भैया स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, ये तो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा, बट यहाँ पर एक नया चीज आपके जिंदगी में आया है, वो है SH8। व्हाट इज SH8? अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? SH9 सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, SH10 रजिस्टर, SH11 ठीक है,
SH11 भैया आप लोग जो भी देख रहे हो SH11 आप लोगों ने फाइल करा हुआ है रिटर्न, और SH1515 इज कंप्लायंस सर्टिफिकेट। अब बेटा आपके जीवन में एक नया रजिस्टर आया है, एक नया फॉर्म आया है, और वो है SH8। व्हाट इज SH8 एंड SH8 आपको क्या सिखाता है? बेटा SH8 हमको सिखाता है लेटर ऑफ ऑफर। बेटा अगर मेरे शेयर होल्डर को मुझे बायबैक का अपॉर्चुनिटी देना है तो मुझे लेटर ऑफ ऑफर उनको देना पड़ेगा, जिसके अंदर 2 डायरेक्टर लोग का साइन होगा, ठीक है, 2 डायरेक्टर लोग का साइन होगा, और ये सारी चीजें हम लोगों को ROC को देनी भी तो है। बेटा आप लोग क्या करोगे, ROC को जमा कर दोगे। ROC को जमा कर लेने के बाद, ROC को जमा कर लेने के बाद भैया आपका काम हो जाएगा। अब ROC को आप SH9 तो देने ही वाले थे, वो हमने अभी पढ़ा था, तो SH8 भी दोगे, SH9 भी दोगे। SH8 आपको आपके शेयर होल्डर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि सर SH8 के अंदर वो सारी डिटेल्स होती है, लेटर ऑफ ऑफर है, जो बेटा आपको अपने शेयर होल्डर को इमीडिएटली देना है। अगर आप इमीडिएटली नहीं दे पा रहे हो तो आप 21 डेज में जरूर दे देना उन लोगों को। अब मेरी बात सुनना, आप SH9 SH8 दोनों भी ROC के साथ फाइल करोगे, और SH9 और SH8 ये दोनों के दोनों चीजें जो हम लोगों ने करना है ये ROC को देने के बाद, SH8 जो हमारा लेटर ऑफ ऑफर है, लेटर ऑफ ऑफर है, ये जो है ये आप लोगों को शेयर होल्डर को देना है। अब मेरी बात सुनना, इस लेटर ऑफ ऑफर को या तो आप इमीडिएटली दो, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, 21 डेज में दे ही देना। अब ये जो लेटर ऑफ ऑफर है इसके अंदर कोई भी चीज मिसलीडिंग नहीं होगी, इसके अंदर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जो ट्रू नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अब एक और चीज, जब भी तुम बायबैक करोगे, बायबैक कम से कम 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफर खुला होगा, या तो मैक्सिमम 30 डेज, यानी कम से कम 15 दिन के लिए खुला होगा, ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के लिए आप लोग बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीधी बात सर, अगर जो भी शेयर होल्डर है जो अपने शेयर्स को टेंडर करना चाहते हैं वो टेंडर कर सकते हैं। बट सर मैं 1000 शेयर्स का बायबैक करने वाला था, बट दिक्कत पता है क्या हो गई, ज्यादा लोग मांगने लग गए। अगर बेटा ज्यादा लोग मांगने लग गए मतलब ज्यादा पार्टिसिपेशन आया है, आई वॉन्टेड टू डू बाय बैक ऑफ ओनली 1000 शेयर्स, बट बेटा अगर ऐसे केस में भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रपोर्शनेट बेसिस पे, सुनना मेरी बात, प्रपोर्शनेट बेसिस पे मेरे को झटपट फटाफट क्या करना पड़ेगा, उनको बायबैक में ऑफर देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं 100 शेयर्स की बायबैक करने वाला था और अगर लोग 100 शेयर का ही बाय मतलब 100 शेयर्स ही दे रहे हैं तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट बेटा जी प्रॉब्लम शुरू तब होगी जब बेटा भैया 100 शेयर्स आपको देने आपके पास है बट लोग देने वाले बहुत ज्यादा आ गए, ऐसे केस में बहुत बड़ा गजब प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब पूरा प्रोसीजर चलेगा कैसा, बोलता जैसे ही बेटा आप लोगों ने ऑफर बंद किया, तो भैया शाल कंप्लीट द वेरिफिकेशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर। मतलब जैसे ही क्लोजर हो गया वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। सुना मैंने क्या बोला, आप लोगों को बोलो क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने वेरीफाई नहीं किया तो भैया आप लोगों का काम आगे उसी की तरफ होगा। आप लोगों को हमेशा एक चीज एकदम बेटर तरीके से करना है, एंड दैट इज व्हाट कि ऑलवेज रिमेंबर बायबैक तुम्हारा खुला होगा 15 से 30 दिनों के लिए, बायबैक आपका खुला होगा 15 से 20 दिनों के लिए, बराबर है। आपका बायबैक जब खुला होगा तो बायबैक खुलेगा ही उस तरीके से, और बायबैक खुलने के बाद 15 दिन में भैया होगा वेरिफिकेशन। ओके, जैसे ही आपका ऑफर क्लोज हुआ, ऑफर क्लोजर के बाद आपका 15 डेज में बोलो क्या हो जाएगा, 15 डेज में बेटा प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई में आप लोग अपन क्या करते हैं मालूम है, वेरीफाई में अपना सिंपल टास्क ये होता है, एकदम मेजर वर्क ये होता है
कि आप लोग क्या करोगे, 15 दिनों के अंदर अंदर जो भी फॉर्म जिसने गलत भरा है क्या नहीं है, वो चीज़ें भैया एकदम ठीक कर देते हैं। ये ठीक कर लेने के बाद, ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि भैया हम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया आपका ऑफर, मतलब आपका हम बायबैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेटा जी बोला कि विद इन 21 डेज ऑफ क्लोजर आप लोगों को यह मान लिया जाएगा इट इज डीम्ड एक्सेप्टेड। मतलब क्या बेटा, क्लोजर हुआ 15 दिन के अंदर, बेटा क्या हो जाना चाहिए था, वेरिफिकेशन होना चाहिए था। और बेटा आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला है, 21 डेज तक अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ये मान लेना कि भैया आप लोगों का जो ऑफर है जो आपने फॉर्म भर के दिया है वो टोटली करेक्ट है। इन शॉर्ट क्लोजर के बाद आपको कितना दिन का टाइम दिया जाएगा, आप लोगों को 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। कितना दिनों का टाइम दिया जाएगा, 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद बोला है भैया 21 डेज, अगर उस 15 दिन में अगर कोई जवाब नहीं आया तो 21 डेज के अंदर अंदर 21 डेज के अंदर अंदर आपकी जिम्मेवारी होगी, आपकी क्या जिम्मेवारी होगी, आपका क्या जिम्मेवारी होगी कि भैया आप 21 डेज के अंदर अंदर ये मान लेना कि सारे की सारी चीजें बोलो क्या है, करेक्ट है, आपका फॉर्म एकदम प्रॉपरली एक्सेप्ट हो चुका है। बेटा जी क्यों, ऐसा क्या होने वाला है, बोलते देखो 15 दिन में आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर 21 डेज में जवाब नहीं आ रहा है तो आप मान लेना कि डीम्ड अप्रूव्ड है। बट सर जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा अगले 7 दिनों के अंदर अंदर ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपने बाईबैक सामने वाले का एक्सेप्ट कर लिया है तो सामने वाले को पैसा दे दो, पेमेंट कर लो, सामने वाले को पेमेंट कर दो। और पेमेंट करने के बाद आप बोल दो भैया बाईबैक एक्सेप्ट हो गया। अगर बेटा आपने रिजेक्ट करना है तो भैया आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू रिटर्न द सिक्योरिटीज। याद रखना अगर आप बाईबैक एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हो तो आप उसका सिक्योरिटीज वापस कर दो। अच्छा अगर आप सामने वाले का एक्सेप्ट कर रहे हो तो पैसा दे दो, उसका शेयर्स ले लो। पार्टली एक्सेप्ट करोगे तो जितना एक्सेप्ट किया उसके सामने उसको पैसा दे दो। अब अगर बात करें भैया जैसे ही क्लोजर हो जाएगा तो क्लोजर होने से जैसे ही आपका क्लोजर हो जाएगा ऑफर, आप लोगों को ये मेक श्योर करना है जितनी भी धनराशि आप लोगों को देनी है वो एक स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देना। अच्छा एक बार अगर आपने बाईबैक का पूरा काम स्टार्ट कर दिया है तो एक बार अगर आपने ऑफर दे दिया तो बेटा उसको विड्रॉ करना टफ हो जाएगा। तो याद रखना ये सारी चीजें पहले कैलकुलेट करना, उसके बाद आपको जो करना है करना। बाईबैक करते वक्त कभी भी आप बोरोड फंड से बाईबैक नहीं करोगे, इससे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म करना तो है ही नहीं, बट ऑब्वियसली बात अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बाईबैक कर ही क्यों रहे हो। कंपनी को ये मेक श्योर करना है कि शैल नॉट यूटिलाइज द प्रोसीड्स फॉर द सेम काइंड इशूड अर्लियर फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक। कहने का मतलब ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, अगर तुमने बाईबैक करा हुआ है इक्विटी का तो भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर से इक्विटी इशू कर रहे हो। ये क्या मस्ती चल रही है, ये बस्ती में ये वाली मस्ती नहीं चलेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ही सिंपल तरीके से सटीक तरीके से बोला है कि जब भी तुम बाईबैक करोगे तो आप लोगों को इस नियम कानून का फॉलो करना है। अब बचा तो बचा भैया हमारा बचा अल्टरेशन। अल्टरेशन अगेन बेटा बहुत सिंपल सा टेक्निक है, आप इसके लिए सेक्शन नंबर 61 फॉलो करते हो। सेक्शन नंबर 61 जब भी आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया अल्टरेशन क्या होता है। अब बेटा अल्टरेशन क्या होता है अगर आप देखोगे तो भैया आप अपने कैपिटल को अल्टर कर रहे हो। अब अल्टरेशन कैसे कर सकते हो, मे बी ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करके। अगर आप ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो तो भैया ये हो जाएगा अल्टीमेटली अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये हो गया नंबर 1। नंबर टू आप या तो सब डिवीजन कर सकते हो, या तो आप कंसोलिडेशन कर सकते हो। सर क्या बोले, वापस बोलो। आप या तो सब डिवीजन कर सकते हो या तो कंसोलिडेशन कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन, प्लीज मेरी बात सुनना। सर सब डिवीजन का बेसिक मतलब होता है कि भैया हम लोग चीजों को तोड़ रहे हैं। से एग्जाम्पल पहले अगर मेरी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, अब बेटा और मेरे पास एक ही शेयर था, कंपनी क्या करती है बेटा,
कंपनी इस फेस वैल्यू को एग्जांपल 5 रुपया कर देगी और आपको सामने एक और शेयर दे देगी। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे पहले आपके पास 10 रुपए का एक शेयर था, आज 5 रुपए के 2 शेयर होंगे। इसको बोलते हैं सब डिवीजन, तोड़ना, स्प्लिट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन का मतलब है जोड़ देना, इसका एग्जैक्ट उल्टा कंसोलिडेशन है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास एक और टेक्निक है भैया, आप शेयर को स्टॉक बना रहे हो और स्टॉक को शेयर बना रहे हो। तो शेयर को स्टॉक बनाना मतलब आप सिंगल यूनिट को एक इकट्ठा जब आप बुके बनाओगे तो भैया शेयर टू स्टॉक हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब आप पूरे बुके को अलग अलग करना चाहोगे तो स्टॉक टू शेयर हो जाएगा। तो ये 5 टेक्निक है, इस 5 टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बेटा आप आपकी शेयर कैपिटल बोलो क्या करोगे, ऑल्टर करोगे। ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना, सब डिविजन, कंसोलिडेशन, स्टॉक टू शेयर, शेयर टू स्टॉक, ये टेक्निक है। आप लोग ये सब जब भी करोगे, ओआर पास करोगे, आपको रीजनिंग देना पड़ेगा भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हो। जनरली ये जो काम है ना अल्टरेशन का, इतना मगजमारी नहीं है, बहुत जल्दी से हो जाता है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो हम लोग ने सबसे पहले भैया क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सीआर पढ़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीआर हम लोगों ने कंक्लूड किया। देखो अंधेरा हो गया रहेगा। हाँ जी, टाइप्स ऑफ सीआर हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा। उसके बाद इसी चैप्टर 1 के अंदर भैया बाईबैक है, इसी चैप्टर 1 के अंदर भैया रिडक्शन है, इसी चैप्टर 1 के अंदर बोलो क्या है, रिडक्शन है। और इसी चैप्टर 1 के अंदर भैया जी है ऑल्टरेशन। ये 4 चीजों के बेसिस पे पूरा काम होगा, ये 4 चीजों में पूरा खेल चलेगा। लो अभी तक अंधेरा कायम है, रुको भैया, अंधेरा कायम है, अंधेरा देख लेते भैया। ओके ओके ओके, अब तो ये 4 चीज़ों पे पूरा खेल चलेगा, 1 2 3 4। ये 4 चीज़ें जो हमने कंक्लूड करी है चैप्टर नंबर 1 में। डेफिनेटली चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो ये करा दिया है, इस कराने के बाद आपकी जिम्मेदारी है तुरंत प्रभाव पे आप लोग एकदम झटपट फटाफट से चैप्टर 1 को पढ़ लेना। चैप्टर 1 का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। वीडियो यहाँ तक देख ले तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, प्लीज़ कमेंट करना, बिकॉज कमेंट करना फ्री है बट इसके लिए अल्टीमेटली हमको मोटिवेशन मिलता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि।